Assalamualaikum. Hopefully you are enjoying your life. Today I am going to record a new video on animals like protist about the protozoans from Miller and Harley 5th edition chapter number 8. So before you start, please subscribe my channel and put the bell icon. So we will start from here's animals like protista. I mean the protozoa. The first one thing is evolutionary perspective. इसमें हम देखेंगे प्रोटोजॉन्स के बारे में, उनका एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव देखेंगे कि ये कैसे जो है इनकी लाइफ स्टार्ट हुई। फर्स्ट वन इज़ कि हमें किसी भी चीज़ के बारे में जो एविडेंस मिलता है वो मिलता है हमें फॉसिल से। उसके पुराने फॉसिल्स मिलेंगे, उससे हमें उसके एविडेंस के बारे में पता चलता है कि ये कितना पुराना है और ये कहाँ पे एग्जिस्ट किया जाता था और किस फॉर्म में एग्जिस्ट किया जाता था। हमें सबसे पहले जो प्रोटोजॉन्स का फॉसिल मिला वो तकरीबन 550 मिलियन ईयर्स एगो पहले मिला था। ठीक है, ये एक चीज़। और दूसरा कैम्ब्रियन पीरियड, अगर जियोलॉजिकल टाइम पीरियड की बात की जाए तो जियोलॉजिकल टाइम चार्ट के अकॉर्डिंग हमें ये मिला था कैम्ब्रियन पीरियड में 550 मिलियन ईयर्स एगो। नेक्स्ट आ जाता है ओरिजिन ऑफ प्रोटिस्टा के प्रोटिस्टा ओरिजिन कैसे हुआ था, इसकी ओरिजिनेशन के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में जिक्र है। एंशियंट आर्किया का जिक्र है। एंशियंट आर्किया जो है वो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म थे इस प्लैनेट में। तो अगर देखा जाए कि लाइफ कैसे इस प्लैनेट पे स्टार्ट हुई तो उससे हमें पता चलता है। हमने 3 मेन डोमेन्स लाइफ की पढ़ी हैं, जिसमें द फर्स्ट वन डोमेन इज़ आर्किया, द सेकेंड वन इज़ प्रोकैरिया एंड द थर्ड वन इज़ यूक्रा। ये 3 मेजर डोमेन्स थी लाइफ की, जिनसे लाइफ जो ओरिजिनेट की थी और लाइफ जो है वो इस प्लैनेट पे स्टार्ट की गई थी। इसके अलावा आर्किया के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन ये है कि आर्किया जो है वो ऐसे ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे बेस करता था जो एवोल्यूशनरी लिहाज से तो सिमिलर थे बैक्टीरिया से, लेकिन इनके अंदर एक ये जो है ना वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी मौजूद थी या एक्स्ट्रा क्वालिटी मौजूद थी कि ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते थे। इनके पास इतने ज़्यादा जो है वो एनवायरनमेंट जो है वो बियरेबल करैक्टरिस्टिक्स मौजूद थी, जिसकी वजह से इन्हें एक्सट्रीमोफाइल्स भी बोला जाता है। मीन्स एट हाई टेम्परेचर, एट हाई प्रेशर, एट हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन, एट हाई पीएच, एसिडिटी वगैरह को ये जो है वो बियर करके ज़्यादा एनवायरनमेंट, ज़्यादा जो क्रिटिकल एनवायरनमेंट है उसको बियरेबल होता था इनके लिए। इसके अलावा इसमें उन्होंने बताया है कि द आर्किया गेव राइज टू द किंगडम प्रोटिस्टा। मीन्स जो आर्किया ग्रुप था उसी ने आगे से प्रोटिस्टा को जो है वो ओरिजिनेट किया था तकरीबन 1.5 बिलियन ईयर्स एगो पहले। इससे हमें जो एविडेंस मिलता है वो हमें मिलता है एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस से, जो इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है। एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस क्या है, ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है लिन मार्गुलस। लिन मार्गुलस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये हाइपोथेसिस जो है वो डिस्कवर की थी या एक्सप्लेन की थी। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये था कि सबसे पहले एक यूकैरियोटिक सेल्स था और प्रोकैरियोटिक सेल्स था। प्रोकैरियोटिक सेल्स इट मे बी बैक्टीरिया लाइक सेल। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो यूकैरियोटिक सेल ने प्रोकैरियोटिक सेल को इनगल्फ किया था अपने सेल के अंदर, और इंस्टेड ऑफ डाइजेशन इन द यूकैरियोटिक सेल kept it and incorporated it into its life cycle। मीन्स कि जो यूकैरियोटिक सेल था उसने जब प्रोकैरियोटिक सेल को अपने अंदर इनगल्फ किया तो इसकी बजाय कि वो उसको डाइजेस्ट करता, उसने उसको एज इट एज अपने सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया था और अपने लाइफ साइकिल में जो है वो ऐड कर लिया था, जिसकी वजह से यूकैरियोटिक सेल में जो है वो आगे मज़ीद तब्दीलियाँ आती गई। और ये इस एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस थ्योरी को जो ये बात सपोर्ट करती है। कहते हैं मोस्ट साइंटिस्ट एग्री दैट द प्रोटिस्ट प्रोबेबली अरोज फ्रॉम मोर देन वन एंसेस्टर आर्कियन ग्रुप, जिससे हमें ये पता चलता है कि वाकई जो प्रोकैरियोट्स हैं वो ओरिजिनेट हुए हैं आर्किया से। मीन्स इसको सपोर्ट करने वाली जो थ्योरी है वो एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस है। मेजरली आप इस चीज़ के बारे में जो है वो एक्स्ट्रा से एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस की वीडियो खोल के देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। नेक्स्ट हम चलते हैं एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव्स पे। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के लिहाज से हम देखेंगे प्रोटोजॉन्स की स्टडी करेंगे। सबसे पहले है टेक्सोनोमी ऑफ प्रोटोजॉन्स। ज़ूलॉजिस्ट ने जो है वो रिकॉग्नाइज किया था बिटवीन 7 and 45 फाइला ऑफ प्रोटिस्टा को। दीज फाइला रिप्रेजेंट न्यूमरस एवोल्यूशनरी लीनिएजेस। ये इधर से हमें पता चलता है किस तरह एवोल्यूशनरी लिहाज से जो है वो चेंजेस आते गए और कैसे चेंजेस आए पॉलीफाइलेटिक लीनिएज में। सबसे पहले किंगडम जो प्रोटिस्टा है जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं वो मेजरली 2 ग्रुप्स पे बेस करता है। उनमें से जो फर्स्ट ग्रुप है दैट इज प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, दैट इज नोन एज एल्गी ग्रुप। दिस आर प्राइमरीली ऑटोट्रॉफिक।
एलजी है, इसमें क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल है तो इस सॉरी एलजी है, क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोफिल इसमें मौजूद होगी, क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेटिक होगा, फोटोसिंथेटिक है तो ऑटोमेटिकली ये ऑटोट्रॉफिक कहलाएगा। नेक्स्ट एनिमल्स लाइक प्रोटिस्टा होते हैं, इनमें थोड़ी बहुत एनिमल्स लाइक करेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं, नो क्लोरोप्लास्ट, नो क्लोरोफिल, नो फोटोसिंथेसिस एंड दीज आर नाउन एज हेट्रोट्रॉफिक। ये कुछ फ्लो चार्ट बना हुआ है जो कि इसकी क्लासिफिकेशन को बताता है। ये नेक्स्ट हम बारी बारी इसके फाइलम, सब फाइलम, क्लास, ऑर्डर वगैरह स्टडी करेंगे तो नेक्स्ट हमें क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट आ जाता है लाइफ विद इन अ सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप थोड़ा स्ट्रक्चरली अगर इसको देखा जाए प्रोटोजोन्स को या प्रोटिस्टा ग्रुप को, तो हम उसका देखते हैं कि ये एक तो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। प्रोटोजोन्स हैव यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन विच डज नॉट नेसेसरीली इम्प्लाई दैट दे आर सिंपल ऑर्गेनिज्म, जिसका ये मतलब नहीं कि ये सिंपल ऑर्गेनिज्म से जाहिर है इनके एक सेल है उसके अंदर भी सारे के सारे फंक्शंस हो रहे हैं उस सेल के अंदर, वो हम देखेंगे आगे जाके। इन सम प्रोटोजोन्स फाइल अ इंडिविजुअल ग्रुप टू फॉर्म कॉलोनीज। इसके अलावा ये यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनाइजेशन इनकी होती है वो ये कॉलोनीज बना के जो है वो हैबिटेट अपना क्रिएट करते हैं एनवायरनमेंट में। और ये जो यूनिसेलुलर सेल्स हैं ये कुछ फंक्शनली या कुछ स्ट्रक्चरली लिहाज से एक दूसरे के ऊपर जो है वो बेस्ड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस इन प्रोटोजोन्स के प्रोटोजोन अपना होम्योस्टेसिस किस तरह मेंटेन करते हैं। तो फर्स्ट वन थिंग इज यू शुड नाउ अबाउट होम्योस्टेसिस। व्हाट इज होम्योस्टेसिस? सो होम्योस्टेसिस क्या है कि अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को या बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना विद द फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आता है, कोई फ्लक्चुएशन आती है, उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को जो है वो मेंटेन करना इज़ नाउन एज होम्योस्टेसिस। सो हम देखेंगे कि प्रोटोजोन जो है वो अपने होम्योस्टेसिस मीन्स अपना एनवायरनमेंट के में चेंजेस के लिहाज से अपनी बॉडी को कैसे जो है वो अपनी बॉडी या सेल को किस तरह जो है वो मेंटेन करते हैं, उसके लिए हम कुछ की पॉइंट्स हैं वो अपने फिंगर पे रखेंगे। मीन्स सपोर्ट है, ऑस्मो रेगुलेशन है, इंजेशन ऑफ फूड है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन है, एंड द लास्ट वन इज रिप्रोडक्शन। The first one thing is support. The body of protozoans are supported by pellicle and cytoplasm. जैसा कि हम ऊपर पढ़ के आ गए हैं कि जो प्रोटोजोन्स हैं दैट आर यूनिसेलुलर्स, इसलिए ये जो प्रोटोजोन्स हैं इनको सपोर्ट करती है इनकी बॉडी को या इनके सेल को पेलिकल या साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आर द जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द cells. A regular arrangement of microtubule is called a pellicle. जो प्रोटोजोन्स का सेल्स होता है उसकी बाउंड्री पे जो है ना कुछ प्रोटीन पाई जाती है दैट आर नाउन एज पेलिकल प्रोटीन, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल एक प्रोटीन है जिसका बना हुआ स्ट्रक्चर पेलिकल है, वो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। पेलिकल अंडरलाइज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मैनी प्रोटोजोआ। मीन्स पूरा जो सेल है उसकी बाउंड्री पे कुछ माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन है जिसे पेलिकल कहा जाता है, जो इसको सपोर्ट करने में हेल्प करता है। पेलिकल क्या है? एक रिजिड है, मीन्स हार्ड है, इनफ टू मेंटेन द शेप ऑफ प्रोटोजन, बट इट इज़ ऑल्सो फ्लेक्सिबल। एक तो ये रिजिड होती है जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, दूसरा ये कि ये फ्लेक्सिबल होगी जो इसको मूवमेंट में भी हेल्प आउट करेगी। द नेक्स्ट वन इज साइटोप्लाज्म। जो प्रोटोजोन का साइटोप्लाज्म होता है वो टू रीजन्स पे कंसिस्ट करता है। द फर्स्ट वन इज एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म इट इज़ रिलेटिवली क्लियर एंड फर्म। द इनर साइटोप्लाज्म कॉल्ड एंडोप्लाज्म। और एक इनर कोर होता है, मीन्स अगर आप बात करें ये एक सेल है एज यू सीन, ये एक सेल है, ठीक है। इस सेल की जो बाउंड्री पे ये सारा साइटोप्लाज्म है दैट इज कॉल्ड एक्टो, एंड द इनर वन इज इनर कोर और सेंट्रल रीजन ऑफ द सेल इज नाउन एज एंडोप्लाज्म। सो एंडोप्लाज्म जो है वो ग्रेन्युलर होता है और मोर फ्लूइडी होता है। तो साइटोप्लाज्म से भी जो है वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा हमने जो पढ़ा है वो है पेलिकल। इन दो चीज़ों से इसको सपोर्ट मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन में हम देखेंगे कि जो मेरीन प्रोटोजोन्स होते हैं, ऐसे प्रोटोजोन जो मेरीन एनवायरनमेंट में इनहैबिटेट करते हैं, उनमें सल्यूट की कंसनट्रेशन जो है वो सिमिलर होती है अपने एनवायरनमेंट से। मीन्स उनका जो बाहर का एनवायरनमेंट होता है, मेरीन एनवायरनमेंट होता है, उसमें साल्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। हाउएवर फ्रेश वाटर प्रोटोजोन मस्ट रेगुलेट द वाटर एंड सल्यूट कंसनट्रेशन ऑफ देयर साइटोप्लाज्म। इसके अलावा जो फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स है वो लिटिल बिट डिफरेंट उनका ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन होगा, क्योंकि उनकी जो सराउंडिंग में एनवायरनमेंट है वो इतना साल्टी नहीं है।
वाटर एंटर करेगा फ्रेश वाटर प्रोटोजोन से बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ऑल वी नो अबाउट ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है कि द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। ठीक है, तो हमेशा वाटर जो है वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जाएगा फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में। अब जो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट है उसमें जो सराउंडिंग है यानी जो एनवायरनमेंट है उसमें साल्ट की कंसनट्रेशन कम है, और जो प्रोटोजोन का सेल है उसमें साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और वाटर क्या है, कम है। तो हमेशा वाटर सराउंडिंग से मीन्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से किसकी तरफ रशेज आउट होगा, सेल की तरफ ऑब्वियसली जो है वो रशेज आउट होगा। देन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स हैं इसमें। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स क्या करते हैं, ये रिमूव करते हैं एक्सेस ऑफ वाटर को। दीज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ कलेक्टिंग टिब्यूल्स। कहते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एज अ ऑर्गेनेलीज हैं इनके अंदर, जिनका काम क्या होता है एक्सेस ऑफ वाटर को रिमूव करना, क्योंकि फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स में वाटर जो है वो हमेशा रशेज आउट करता है हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन। तो उन सेल में से एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने के लिए उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, और वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स कलेक्टिंग टिब्यूल्स से कंपोज्ड हुए होते हैं, मीन्स बने होते हैं। नीचे आपको डायग्राम नज़र आ रही है सेल की, जिसमें उन्होंने बहुत क्लियरली जो है वो आपको लेबलिंग के साथ जो है वो हर चीज़ बता दी हुई है। ये देखिए, ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट्स हैं जिनके थ्रू वाटर जो है वो इनके अंदर स्टोर होता है, और फिर वाटर को ये क्या करती हैं, रिमूव करती हैं। यहाँ आपको राइबोसोम्स नज़र आएंगे, पेलिकल नज़र आएंगे। ये पेलिकल तमाम जो सेल की बाउंड्री होती है उधर माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन होती है जिनको पेलिकल बोलते हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दैट इज आउटर बाउंड्री ऑफ सेल इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट आर गोल्जी apparatus, दैट आर न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फ्लैजिलम। फ्लैजिलम जो है वो फ्लैजिला होता है जो कि सेल को सपोर्ट करता है लोकोमोशन में। नेक्स्ट ये बेजल बॉडी है जो फ्लैजिला को सपोर्ट करता है, इसकी बेस पे होता है। माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस ऑफ सेल। फूड वैक्यूल्स हैं यहाँ पे जो कि फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। ये साइटोपाइज है, ठीक है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ये सब कुछ जो है हम नेक्स्ट बारी बारी पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो इंजेशन ऑफ फूड है। हम प्रोटोजोन्स में देखेंगे कि वो फूड को कैसे इंजेस्ट करते हैं, इनगल्फ कैसे करते हैं, ठीक है, डाइजेस्ट कैसे करते हैं, एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, वो सारा प्रोसेस इसमें देखेंगे। देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ इंजेशन ऑफ फूड। आप देखिए प्रोटोजोन यूनिसेलुलर है तो वो उसका इंजेशन कैसे होगा कि डिफरेंट मेथड्स हैं इंजेशन के। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि मोस्ट प्रोटोजोन्स एब्जॉर्ब डिजॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एज यू नो, active transport is the movement of material or movement of molecule from high concentration to low concentration. um, Sorry, active transport is the movement of molecule from low concentration to higher concentration with the हेल्प ऑफ एटीपी। एटीपी की हेल्प से जो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल की फ्रॉम लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन, दैट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो प्रोटोजोन एक यूनिसेलुलर सेल है, उसमें क्या होगा कि प्रोटोजोन सेल जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स के थ्रू जो है वो अपनी जो फूड को एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि सम प्रोटोजोन जो है वो इंजेस्ट करते हैं होल और पार्टिकल ऑफ फूड, एंडोसाइटोसिस। या दूसरा मेथड दैट इज़ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एज वी नो कि जो सेल है वो एक अपना ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, जैसे कि आप ये ऊपर डायग्राम में देख रहे हैं ना, ये देखिए इस तरह का, सेम इस तरह का होता है एक, ठीक है। एंडोसाइटोसिस जब किसी चीज़ को सेल ने अपने अंदर एक्यूमुलेट करना होता है तो ये उसके सराउंडिंग में ऐसा ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा और वो मटेरियल इसके अंदर आ जाएगा, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो इसके कॉर्नर्स हैं या एजिस हैं ये बिल्कुल साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है, कंपाइल हो जाएंगे, और वो जो मटेरियल है वो सेल के किधर चले जाएगा, अंदर। दैट इज़ कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। एंडो मीन्स इनसाइड एंड साइटोसिस मीन्स टेक द सेल्स, मीन्स सेल का किसी भी चीज़ को अपने इनसाइड में ले जाना। नेक्स्ट आ जाता है सम प्रोटोजोआ इंजेस्ट फूड इन स्पेशलाइज्ड रीजन एनालॉगस टू माउथ कॉल्ड। कुछ उन्होंने कहा कि प्रोटोजोन सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिनके पास एक स्पेशलाइज्ड रीजन होता है जो कि एनालॉगस होता है माउथ के, मीन्स माउथ से मिलता जुलता होता है, जिसकी वजह से इसका नाम बता दिया गया साइटोफेरेंक्स, और बुलेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिससे वो अपनी फूड को जो है वो एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब जब उसने इनगल्फ तो कर ली फूड, अब उसकी डाइजेशन किस तरह होनी है वो बताइए कि डाइजेशन और ट्रांसपोर्ट जो है फूड की वो होती है फूड वैक्यूल्स के थ्रू, ठीक है। जितना भी फूड है वो वैक्यूल्स के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाएगा सेल के अंदर। एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के से जो फूड आया है फूड वैक्यूल फ्यूज़ करेगा, फिर अब इसकी डाइजेशन होनी है तो डाइजेशन के लिए हमें इंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो इंजाइम्स हमें प्रोवाइड करेंगे हमारे लाइसोसोम्स, मीन्स सेल के अंदर जो ऑर्गेनली होती है लाइसोसोम्स जिन्हें कहा जाता है पैकेट्स ऑफ इंजाइम्स, मीन्स लाइसोसोम के अंदर
बहुत ज़्यादा इंजाइम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कैटलिस्ट मौजूद होते हैं जो कि फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं, ठीक है। प्रोटीएसिस इंजाइम्स होते हैं, प्रोटीनेशियस इंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं, लाइपेसिस इंजाइम होते हैं जो लिपिड्स को ब्रेक डाउन करते हैं। मीन्स हर किस्म के जो है ना इसके अंदर लाइसोसोम के अंदर जो है वो मेटाबोलिज्म करने वाले जो है वो इंजाइम्स मौजूद हैं। वो इसको सर्कुलेट करेगा थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, डिस्ट्रीब्यूट करेगा पूरे सेल्स में। डाइजेशन के बाद जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी तो वैक्यूल्स जो है वो इजेशन वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स अब टाइम है इसको इजेशन करने का, मीन्स इसको रिमूव करने का सेल से। दे रिलीज दियर कॉन्टेंट बाय एक्सोसाइटोसिस के थ्रू वो सेल से जो है वो एक्सक्रीट आउट उसको कर देगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जिसकी वजह से ऑफ द प्लाज्मा में आर पेलिकल कल्ट साइटोपाइच। अब ऊपर हमने साइटोपाइच पढ़ा था, साइटोपाइच क्या था ये देखें यहाँ पे, यहाँ से ना वो वैसे ही जैसे उसने ग्रूव बनाया था किसी भी चीज़ को इनसाइड अपने एंडोसाइटोसिस को प्रोसेस करने के लिए, उसी तरह जो है वो एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, आउटग्रोथ सी बनेगी, और वो जो एक्सक्रीशन करनी होगी जिस मटेरियल की फूड की, वो एक्सक्रीशन के थ्रू इनसे कट ऑफ होके अलग हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन प्रोसेस पे। प्रोटोजोन का जो है वो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये यूनिसेलुलर होते हैं, हर सेल का अपना सरफेस एरिया है इन प्रोपोर्शन टू देयर वॉल्यूम। तो ये गैस एक्सचेंज जो करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, वो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही करते हैं। तो मेजरली जो है ना यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू इनकी गैस एक्सचेंज और एक्सक्रीशन होगी। गैस एक्सचेंज इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपली प्रोसेस के ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करेंगे सेल से। एक्सक्रीशन जो है वो होती है, एलिमिनेशन की जाती है नाइट्रोजिनस वेस्ट की बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब जब प्रोटीन है सेल के अंदर तो प्रोटीन की जब मेटाबॉलिज्म होगी तो उससे नाइट्रोजिनस कंपाउंड बनेंगे, जैसे अमोनिया हो गया, ठीक है। बाय प्रोडक्ट अमोनिया रिलीज होगा जो कि बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा इन द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। नेक्स्ट वन इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसे होगी, क्योंकि ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन जो है वो करेंगे प्रोटोजॉन्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन मेथड से होगी ये आप जानते हैं, बाइनरी फियन, ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या करते हैं, माइटोसिस होती है और 2 न्यूक्लियर प्रोड्यूस होते हैं। ये आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। एक सेल है, ठीक है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, पहले सबसे न्यूक्लियस के अंदर जो है वो माइटोसिस होती है और न्यूक्लियस जो है वो कन्वर्ट होता है 2 न्यूक्लियाई में। जब 2 न्यूक्लियाई बन जाएं तो फिर पहले साइटो कैरियोकाइनेसिस होती है, मींस न्यूक्लियस की जो है वो इन्वेजिनेशन होती है और न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस बनते हैं, और आफ्टर दिस इसकी साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोप्लाज्म जो है वो कट ऑफ होता है और 2 सेल्स में जो है वो डिवाइड हो जाता है। देन अगला प्रोसेस आ जाता है बडिंग का। बडिंग भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, इसमें माइटोसिस होगी, ठीक है। प्रोड्यूसेस अ स्मॉल साइटोप्लाज्म अलोंग विद द न्यूक्लियर। बडिंग में क्या है कि एक सेल है प्रोटोजोन सेल, उसकी आउटग्रोथ बनेगी, न्यूक्लियस जो है उसमें माइटोसिस होगी, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, एक न्यूक्लियस जो है वो बड वाले हिस्से में चले जाएगा, एक न्यूक्लियस सेल में रहेगा, और वो आउटग्रोथ जो थी, जो बड बनी थी, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो कट ऑफ हो जाएगी सेल से और वो न्यूली ग्रो हो जाएगी और वो एक कंप्लीट सेल्स में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो देखा गया है इनके अंदर प्रोटोजॉन्स के अंदर मल्टीपल फियन और शिजोगोनी इसे बोलते हैं, या शाइजोगोनी भी बोला जाता है इसे। ये क्या है कि जो पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड होता है इन द मल्टीपल ऑफ स्मॉल सेल्स। मीन्स एक ही सेल जो है ना वो एट अ टाइम जो है वो क्लस्टर ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स में जो है वो डिवाइड हो जाता है। इस प्रोसेस को हम शाइजोगोनी कहते हैं। इसमें भी माइटोसिस का प्रोसेस होता है और ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। नेक्स्ट आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंपली ये है कि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो आपको सेक्स जो है ना वो गैमीट्स नहीं चाहिए होते। सिंपल आप पेरेंट सेल्स जो है ना वो बाइनरी फियन के थ्रू, बडिंग के थ्रू, या मल्टीपल फियन और शाइजोगोनी के थ्रू जो है ना वो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो गैमीट फॉर्मेशन के थ्रू होगी। गैमीट्स फॉर्मेशन क्या होंगे कि सबसे पहले माइटोसिस होगी, फिर म्यूसिस होगी, ठीक है। फिर गैमीट फॉर्मेशन मींस मेल गैमीट, स्पर्म गैमीट और फीमेल गैमीट ओवम बनेंगे, ठीक है। उनके अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट में देन माइटोसिस होगी, म्यूसिस होगी, और देन जो डॉटर या डॉटर सेल्स बनेंगे वो नेक्स्ट आगे दोबारा से रिप्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह यहाँ पे हमारा ये प्रोसेस सारा ख़त्म होता है रिप्रोडक्शन से। यहाँ पे प्लेनेरी उसकी पैरामीशियम की और ये बैक्टीरिया की जो है वो उन्होंने बता दी हुई है कि किस तरह सेल जो है वो एसेक्सुअली डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट सिम्बियोटिक लाइफ साइकिल और प्रोटोजोन टेक्सोनोमी के बारे में। थैंक यू सो मच।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।